हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की 10 मिनट सीरीज में, जहां आपका भाई आपको 10 से 12 मिनट में रियल लाइफ एग्जांपल के साथ पूरा चैप्टर रटवा देगा। आज हम कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कॉस्ट है क्या? कॉस्ट मतलब खर्चे। खर्चे कौन करता है? प्रोड्यूसर। अभी प्रोड्यूसर जो है वो खर्चे करता है, किस चीज पे खर्चे करता है बेटा? फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स पर एक बार समझ लो फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं बेटा। किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की, हाँ या नहीं? लैंड जहां पे आप किसी भी चीज को बनाओगे, फैक्ट्री डालोगे, जहां पे उस पे आप क्या दोगे? रेंट दोगे। लेबर जिसको आपने हायर करा है उस चीज को बनाने के लिए, उसको क्या दोगे बेटा? वेजेस दोगे। हाँ या नहीं? कैपिटल पे आप क्या दोगे बेटा? इंटरेस्ट दोगे। जो पैसा आपने अपने बिजनेस में लगाया हो, कहीं ना कहीं से तो लिया होगा, उस पर आप इंटरेस्ट पे करोगे। और ऐसे ही जो मालिक है, एंटरप्रेन्योर है, उसको मिलेगा प्रॉफिट। तो ये कॉस्ट होती है जो एक प्रोड्यूसर करता है फैक्टर इनपुट्स पे। साथ में नॉन फैक्टर इनपुट्स पर भी कुछ कॉस्ट करता है, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह हो गए। ठीक है, तो इस पे जो भी खर्चा कर रहा है एक प्रोड्यूसर, क्या करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्ट। इजी। अगर मुझे स्टाइलस बनाना है तो मुझे एक फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, उसका रेंट पे करना पड़ेगा, लेबर्स को वेजेस पे करनी पड़ेगी, हाँ या नहीं? ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ऑफिस एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। ये सारे क्या होते हैं? मेरे खर्चे होते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? कॉस्ट। इजी। अब कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। सिंपल वर्ड में समझ लो पहले। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप किसी बाहर वाले को पे करते हो, ठीक है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो आप किसी बाहर वाले को पे नहीं करते। यहां पर आप क्या करते हो? अपनी ही ऑक्युपाइड सेल्फ ऑन्ड इनपुट्स को यूज करते हो, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ये। भैया क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया। समझो, मान लो मेरे दो इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है। एक जो मैंने अपनी ही बिल्डिंग में खोला हुआ है, वो मेरी खुद की बिल्डिंग है पूरी, वहां मैंने इंस्टीट्यूट खोला हुआ है उसके फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। और एक इंस्टीट्यूट है मैंने जो किसी और की बिल्डिंग को लेकर वहां पे खोला हुआ है, ठीक है। अब जो मेरी अपनी खुद की बिल्डिंग है, क्या उसका रेंट मुझे किसी थर्ड पर्सन को देना है? नहीं देना ना। बट क्या वो मेरी कॉस्ट नहीं है? भाई उसकी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो होगी ना। अगर मैं वहां पर अपना इंस्टीट्यूट ना चलाकर किसी को वो रेंट पे दूंगा तो कुछ ना कुछ रेंट तो आएगा उस बिल्डिंग से, नहीं आएगा? तो मेरी कॉस्ट तो है, पर एक ऐसी कॉस्ट जो मुझे किसी को पे नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो इनपुट किसका है? मेरा खुद का है। आ रही है बस समझ में? वो कौन सा है बेटा? मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग, क्या यूज कर रहा हूं? खुद के रिसोर्स को, सेल्फ ऑन्ड इनपुट को, जिसके लिए मुझे किसी को बाहर वाले को कोई पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, जैसे रेंट ऑफ ऑनर सेल्फ ऑक्युपाइड बिल्डिंग, अपनी खुद की बिल्डिंग का जो रेंट होता है वो किसी को पे करना नहीं है, उसको ऑनर को, ठीक है, क्योंकि वो वहीं पे काम कर रहा है, क्लियर, उसकी खुद की है। अब एक्सप्लिसिट, मैं दूसरा इंस्टीट्यूट जो था वो किसका था? किसी और की बिल्डिंग में, उसका रेंट मुझे हर महीने उसके ऑनर को पे करना पड़ेगा, राइट। तो ये कौन सा हो गया मेरा? एक्सप्लिसिट, जो मुझे बाहर वाले को पे करना है। अरे बस समझ में, जहां पे हम पेमेंट करेंगे किसको? आउटसाइडर को, ठीक है। वेजेस पे करते हो आप वर्कर को, आप बिल वगैरह पे करते हो, ये क्या कर रहे हो आप? रिसोर्सेज जो आप बाहर से ले रहे हो, मार्केट से ले रहे हो, उसके लिए पेमेंट कर रहे हो, सिंपल सी बात है। और इजी करते हैं, अपने ही इनपुट्स को जब एक ऑनर यूज करता है, ठीक है ना, तो उसकी जो कॉस्ट होती है, उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। और जब यही रिसोर्सेज वो बाहर से लेता है उसके लिए पे करता है तो वो होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इजी। एग्जांपल याद रखना, बिल्कुल इजी रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या है? किसी भी चीज को बेचने के लिए जो जो खर्चे कर रहे हो आप, उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो सब क्या होती है? सेलिंग कॉस्ट। प्रमोट करने के लिए किसको? सेल को, ठीक है, किससे आपकी सेल बढ़े। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? किसी भी चीज को बनाने के लिए जो भी खर्चे हुए हैं, अरे बस समझ में, वो कोई भी फैक्टर हो, नॉन फैक्टर हो, ठीक है, जो उसको बनाने में जो खर्चे हुए हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। सिंपल सी बात है, आउटपुट प्रोड्यूस करने से जो भी खर्चे हैं उसको बनाने के, वो सारे किस में आते हैं? प्रोडक्शन में। उसको बेचने के जो खर्चे वो आते हैं सेलिंग कॉस्ट में। इजी। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है हमारे पास, वो होती है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बेटा फिक्स कॉस्ट क्या होती है? वो खर्चे जो ऑनर ने फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे करे। फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो फैक्टर जो आउटपुट के बढ़ने या घटने से चेंज नहीं होते। रेंट ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, आउटपुट उसमें कितना भी करूं मैं, ठीक है, उसमें
कोई चेंज नहीं आएगा, रेंट मुझे उतना ही पे करना है, मैं 1 प्रोडक्ट बनाऊं या 10,000 प्रोडक्ट बनाऊं, आया नहीं। तो जो फिक्स फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो होता है टोटल फिक्स कॉस्ट, और वेरिएबल फैक्टर पे जो भी खर्चा होगा वो होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल सी बात है। वेरिएबल फैक्टर कौन से हमारे पास, जैसे लेबर, लेबर को जो आप वेजेस पे कर रहे हो, आया नहीं, लेबर बढ़ाओगे तो क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा, वो होते हैं हमारे पास हमारे वेरिएबल फैक्टर्स। इन पे जो भी खर्चा होगा वो होगी टोटल कॉस्ट। इजी, पुट आउट, क्लियर है बेटा। अच्छा, ये टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है ना बेटा, ये कांस्टेंट रहती है। आउटपुट जीरो है तब भी आपको वो कॉस्ट करनी ही पड़ेगी, आपको फैक्ट्री का रेंट देना ही पड़ेगा, भला से आप वहां पे कुछ भी मत बनाओ, हाँ या नहीं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये जीरो होती है जब तक आउटपुट जीरो होता है। सिंपल सी बात है, आपके पास लेबर नहीं है तो आपको लेबर जब तक आपको काम करके नहीं देगी लेबर, आपको कुछ पे नहीं करना है उसे, आप प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हो, फैक्ट्री आपकी बंद है, तो लेबर को पैसा थोड़ा देना है आपको, समझ में आ रही है बात, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा देना है क्योंकि आपकी फैक्ट्री तो बंद है, ठीक है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट जो होती है जीरो होती है जब आउटपुट जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो फिक्स कॉस्ट होती है ना बेटा, ये प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले शुरू होती है, आपको फैक्ट्री जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही रेंट पे लेनी पड़ेगी, वहां पे मशीनरी वगैरह लगाओगे, सब कुछ सेटअप करोगे, हाँ या नहीं। और यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट होती है जब ये प्रोडक्शन स्टार्ट होता है ना उस टाइम पे इनकर्ड होती है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं एवरेज कॉस्ट, नाम से क्लियर है। एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, 10 प्रोडक्ट को बनाने पर 100 रुपए की कॉस्ट आई, तो एक को बनाने के लिए कितनी आई, 10 रुपए की, तो वो होती है हमारी एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, तो एक के लिए कितनी कॉस्ट आई है, 10 रुपए, ठीक है। अब ये दो तरह की है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बहुत ईजी है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट के को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी फिक्स कॉस्ट लगी है, कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगी है उसको बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, इसकी शेप बनती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इसकी शेप बनती है यू, क्लियर। ये शेप याद रखना बेटा कि एग्जाम में पूछता है, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक और आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपकी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। आप 10 प्रोडक्ट बना रहे थे तो आपको 100 रुपए की कॉस्ट आ रही थी, तो आपने 11 बनाए तो आपको 110 रुपए की कॉस्ट आ रही है, तो एक और आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपको 10 रुपए की कॉस्ट और आई है, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल सी बात है, क्लियर बेटा। फॉर्मूला क्या हो गया, TCN माइनस TCN माइनस 1, TCN मतलब TC11 माइनस टोटल कॉस्ट किसकी 11 माइनस 1 कितनी 10, अरे बात समझ में, चेंज इन TC डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ये फॉर्मूला भी है, एक ही बात है, ठीक है बेटा। MC जो है हमारे पास उसका ग्राफ कैसे बनता है बेटा, यू शेप ही बनता है। ध्यान रखना जो MC है वो एक वेरिएबल कॉस्ट है, क्या है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन पूछता है इसका, MC इज ए वेरिएबल कॉस्ट, इस स्टेटमेंट को क्या करो, वेरीफाई करो, डिस्क्राइब करो, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एग्जांपल से दिखा दो आप, या फिर आप बताओ कि भैया जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके अंदर चेंज आने की वजह से ही तो चेंज आता है किसमें, हमारे मार्जिनल कॉस्ट में। क्यों, ये फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी, ये भैया फिक्स कॉस्ट तो हमारी क्या है, सेम है, ठीक है। जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, इसलिए हम मार्जिनल कॉस्ट को क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, निकलता कैसे बेटा MC, टोटल कॉस्ट कितना था जब आउटपुट 0 था तो उस पॉइंट पे 10 था, उसके बाद आउटपुट 1 हो गया तो 20 हो गई, ठीक है, 2 पे 28 हो गई, तो MC निकालने के लिए क्या करना है मुझे, TCN में से TCN माइनस 1 को माइनस करना है, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है, 20 में 10 माइनस किया कितना आ गया 10, 28 में से 20 माइनस कितना आ गया 8, 34 में से 28 माइनस कितना आ गया 6, 38 में 34 माइनस कितना आ गया बेटा 4, ठीक है बेटा, इजी। चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। AC और MC की रिलेशनशिप हो, AP MP की हो, या AR और MR की हो, ठीक है बेटा। आपको बस क्या रखना है, जो MC है वो क्या है, बहुत चालाक है, हमेशा आगे रहेगा, बस इतना याद रखो, रिलेशनशिप याद रहेगी, ठीक है बेटा, सब जगह सेम है। जब AC फॉल कर रहा है तो MC जो है वो उससे लोअर है, मतलब उससे ज्यादा गिर रहा है, जब AC गिर रहा है तो MC उससे ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे AC डिक्रीज कर रहा है तो MC उससे ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही AC राइज करेगा, AC बढ़ेगा, तो MC जो होगा वो AC से ग्रेटर होगा, मतलब उससे ज्यादा बढ़ेगा, अरे बस समझ में। और जिस पॉइंट पे MC और AC कट करेंगे उस पॉइंट पे जो AC होगा वो हमारा क्या होगा, लोवेस्ट होगा। ये आपको याद रखना है, और याद रखने के लिए सिंपल टेक्निक है कि MC जो है वो क्या है, चालाक है। AC बढ़ेगा तो MC उससे ज्यादा बढ़ेगा, AC कम होगा तो MC उससे ज्यादा कम होगा, और जिस पॉइंट पे दोनों काटेंगे उस पॉइंट पे AC जो होगा वो क्या होगा, लोवेस्ट होगा, क्लियर। चलिए
अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी। पहला पार्ट, जब टीसी इंक्रीज कर रहा है किसी से डिक्रीजिंग रेट से, तो एमसी जो है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब टीसी बढ़ तो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जब टीसी बढ़ रहा है किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, तो एमसी क्या हो रहा है, गिर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट, जब टीसी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, अब टीसी यहाँ पे बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से, तो एमसी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगला, जिस पॉइंट पे एमसी लोवेस्ट होगा, इस पॉइंट पे एमसी लोवेस्ट है, उस पॉइंट पे जो हमारा टीसी था ना, इसने डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करना बंद कर दिया और इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना शुरू कर दिया। क्लियर बेटा, याद रखना। और ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एमसी इज इक्वल टू टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन, और अगर टीसी कांस्टेंट रेट से बढ़ता है तो एमसी भी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। याद रहेगी रिलेशनशिप, दोबारा समझ लो, जब टीसी बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, तो एमसी क्या है, डिक्रीज होगा। जिस पॉइंट पे एमसी लोवेस्ट सबसे कम होगा, उस पॉइंट पे टीसी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना बंद कर कर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू कर देगा, और जब टीसी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो एमसी जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर एमसी कांस्टेंट है तो टीसी जो है वो इंक्रीज करेगा किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। और अगला हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, एमसी इज इक्वल टू टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन। सो दैट्स इट विद अवर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ, मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दूंगा। और कम समय में अगर ज्यादा पढ़ना है तो अपने भाई के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उन्हें बताओ आप भाई यहाँ आता है, यहाँ पे सब कुछ तुझे मिल जाएगा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।